हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं सभी सवाल को देखेंगे। इसका चैप्टर नंबर पहला है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। इसको हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वह लैमार्क तथा ट्रेविनेरस ने किया था। ट्रेविरेनस ने किया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। जीव विज्ञान के जनक जिसे कहते हैं इंग्लिश में फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे अरस्तू हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। जंतु विज्ञान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी के जनक कहलाते हैं हमारे अरस्तु। इनको हम जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं और जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं, अरस्तु जी को। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वह हमारे थियोफ्रास्टस हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो चिकित्सा शास्त्र हैं उनके जनक कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। बोटनी जिसे इंग्लिश में भी बोटनी कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। यह पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह थियोफ्रेटस हैं। ये इनकी फेमस पुस्तक थी। आगे देखते हैं। एक और बुक है। सवाल नंबर 8। हिस्टोरिया एनिमल लुमम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह अरस्तु हैं। एक भी फिर देखिए, वह हिस्टोरिया एनिमल लियम, ये पुस्तक के लेखक हैं आपके अरस्तु। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 10। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाता है क्या? जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 11, इसको देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 12। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14। ड्रेडोलॉजी। सवाल नंबर 14। डेंड्रोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? तो वह झाड़ियों के अध्ययन से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है किससे? तो वह जीवाश्मों से किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, इसको देखते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी सही है, वह कहलाती है पारिस्थितिकी। सवाल नंबर 19 देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं, वह होता है फाइकोलॉजी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? वन के विकास के का वर्णन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 21 देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसमें होता है बीज का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 22। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 23। पीडोलॉजी जिसे कहते हैं पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 24। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 25। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है क्या? वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 26। फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जितने हमारे फल फ्रूट होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। सवाल नंबर 27। परागकणों का अध्ययन कहलाता है क्या?
पैलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 28, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है क्या? फाइटोलॉजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी से जितने जो हमारे जो संसार के जितने पौधे हैं उन सबका अध्ययन होता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 29, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है क्या? उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, एंड्रोक्रोनोलॉजी। सवाल नंबर 31 देखते हैं, सजावटी जो वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरियोकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 32 देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आंतरिक संरचना होती है पौधे की उसे कहते हैं शारीरिकी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 33, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 34, एग्रोफोरेस्ट्री है क्या? यह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसे कहते हैं क्या? एग्रोफोरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 35, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है, जिसे कहते हैं क्या? वृक्ष संवर्धन। सवाल नंबर 36, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, ये टिश्यू कल्चर कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। वह जीव द्रव्य होते हैं, जो जीव द्रव्य की पृथक्करण एवं संयोजन जितनी संबंधित वनस्पतियाँ होती है उसकी जो शाखा होती है उस शाखा को कहते हैं क्या? टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, अर्थात यही हमारा गलत है। ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। बकिया फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही है। और ये पूछा है कि फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है। और फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, ये भी सही है। अर्थात इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए इसमें जो हमारा ऑप्शन विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं यह टॉपिक नंबर दूसरा है, इसको देखेंगे। यह जो हमारा टॉपिक नंबर दूसरा है, जो इसका जो नाम है पादप जगत का वर्गीकरण, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमारा सवाल नंबर पहला है इसको देखते हैं। आइए, सवाल नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? जो हमारा वर्गीकी है इसका पितामह कहते हैं लीनियस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन? तो जो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है उसे वो लीनियस है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 3, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रति प्रस्तुत किया था? तो वह था स्वीडिश ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही, स्वीडिश ने किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, पुष्पीय पादपों को रखा गया है कहाँ पे? जो हमारे पुष्पीय पादप होते हैं उनको कहाँ रखा गया है? उनको रखा गया है कि फेनोरोगेन्स में, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, और ये तो हमारा पुष्पीय था, अब यहाँ पे अपुष्पीय पादपों को रखा गया है कहाँ पे? उसे क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अपुष्पीय होते हैं उसे क्रिप्टोगैम में, और जो हमारे पुष्पीय पादप है उसे कहते हैं फेनोरोगैम्स में रखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, वर्गीकरण की आधारी इकाई होती है वह स्पेसीज होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह हमारी वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। सवाल नंबर 7, हाइड्रोफाइट जिसे कहते हैं हाइड्रोफाइटास होते हैं क्या? ये जली पौधे होते हैं, जितने जली पौधे होते हैं सारे के सारे हाइड्रोफाइटा होते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है कि पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि उनमें क्या है, वह वंश तथा जाति को बताते हैं। यह जो द्विनाम पद्धति होती है, एक उसका नाम होता है वंश और दूसरा नाम होता है जाति,
ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं अनावृत। अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। वह पौधे जिस पे बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते हैं वह अनावृत बीजी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज लिवेनहुक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 11 है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? इसमें सही पूछा है। तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी जीवाणु स्वपोषी नहीं होते हैं, गलत है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। और अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ होते हैं विविध पोषी, कुछ होते हैं स्वपोषी। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि उसके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इसके वजह से उसी जीवाणुओं को पौधे माना गया है। सवाल नंबर 13। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? उसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल होती है, ये भी सही है। राइबोसोम भी होता है और जीवद्रव्य कला भी होती है, लेकिन सूत्रकणिका नहीं होती है, यह नहीं होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 14। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जो जीवाणु होती है उनकी साधारण आकृति होती है क्षणरूपी, बिजली, वह होती है क्षणरूपी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 15 देखते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो सबसे छोटे होते हैं वह होते हैं गोलाणु। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वह कहता है कोकस। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सर्पील जीवाणु को कहते हैं क्या? वह स्पाइरिलम कहलाता है, स्पाइरिलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 देखते हैं। वनस्पतिक एक मिनट, सवाल नंबर 18। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो वह जीवाणु में होता है, क्या अनुपस्थित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो वह जीवाणु, ये जीवाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यह सब जगह मिलता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 20। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आवश्यक क्या कहलाता है, आशय क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वर्णकीलवक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्णकीलवक वह प्रकाश संश्लेषी आशय होता है, यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं 21 में। पाश्चर प्रसिद्ध है क्या? यह रोगों की जर्म थ्योरी के लिए यह प्रसिद्ध होता है, पाश्चर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 सवाल नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है वह होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीव सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 23। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। मूल ग्रंथियों पाई जाती हैं कहाँ पे? जो मूल ग्रंथियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी यह मिलती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, जो मूल ग्रंथियाँ होती हैं। सवाल नंबर 25 देखते हैं। अधिगम नमक, एक मिनट, सवाल नंबर 25। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीवद्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 26। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है वह एसरिसिया कोलाई। ये ऐसा ये जीवाणु है, ये मानव के आंत में पाया जाता है, एसरिसिया कोलाई। सवाल नंबर 27। तपेदिक जिसे कहते हैं टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वह माइक्रोबैक्टीरिया। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। माइक्रोबैक्टीरिया जो होती है वह टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है। सवाल नंबर 28। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है वह कहाँ से होती है? वो होती है आपका क्लोस्ट्रीडियम। सवाल नंबर बी।
क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा होता है, नम द्वारा, बेटुलिनम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 28 देखते हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कहाँ से? तो वह होती है विषाक्तता उत्पन्न, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 29। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है कहाँ से? तो वह जीवाणु से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में वो बनेंगे 64 जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 31। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो वो फसल होती है फली। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो उसका जो कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो वह तपेदिक, जिसे कहते हैं टीबी। आगे देखते हैं सवाल नंबर आपका 34। देखिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो वह होता है एनेमा बिना। ऑप्शन नंबर डी से। यह एनेमा बिना ऐसा यह जीवाणु है जो धान की फसल को बढ़ा देता है। सवाल नंबर 35। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, वह जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। यह एक ऐसा खाद्य प्रजनन होता है जो जैव रासायनिक जो अभिक्रिया होती है इसकी जो दर होती है इसको कम कर देता है, इसके लिए वह मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 36 देखते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? वह जो सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 37। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जो दूध हमारा खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 38। दूध के दही के रूप में जमाने का कारण है क्या? वो लैक्टोबैसिलस के कारण जो दूध हमारा होता है वह दही बन जाता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 39। निम्न में से कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो वह राइजोबियम है। यह हमारा सजीवी नाइट्रोजन यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 40। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो जीवाणु खोज की थी इवान वोस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 41। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप, जिसे कहते हैं कड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 42। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? एंजाइम पूछा है तो सवाल में एंजाइम होता है, लाइकेन में होता है, जीवाणु में होता है, लेकिन विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं टीएमवी शब्द का संबंधित किससे है? यह शब्द संबंधित है विषाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 44। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 45। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वह कहता है क्या? हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से होती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर आगे देखते हैं 47। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीके की। ऑप्शन नंबर डी सही है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। जो हमारे विषाणु होते हैं वो अधिक वृद्धि करते हैं, जो कोशिका जीवित होती है उसी कोशिका में वो वृद्धि करते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 49। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। जो हमारे विषाणु होते हैं ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 50। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कहाँ पे? जो एंजाइम होते हैं ये विषाणु में अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं
सवाल नंबर 51, एड्स का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से यह एड्स का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 पे। देखिए सवाल नंबर 52, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? वो एड्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 53, एड्स वायरस क्या होता है? यह एक सूची RNA की होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 54, एड्स का कारण क्या है? तो वो कारण वायरस, ऑप्शन नंबर सी। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी सही है। AIDS फैलता है किससे? वो शारीरिक संपर्क से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जितने विषाणु होते हैं सब में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 58, सार्स, SARS सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणुजनित रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, किससे होता है? जो हमारा खसरा होता है वह विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जो हमारा विषाणु होता है उसे होता है चेचक, ऑप्शन नंबर ए सही है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वह विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आलू में मोज़ेक रोग जो होता है तो उसका जो कारण होता है वो क्या है? वह विषाणु है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 63, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वह जो शैवाल विज्ञान शैवालों का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 64, शैवालों की खोज। सवाल नंबर 64, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कोशिका भित्ति होती है शैवाल की वह बनी होती है सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो वह मिलता है आपका यूक्लोरेला, ऑप्शन नंबर सही है। यह एक ऐसा सवाल होता है ये जितने हाइड्रा की हाइड्रा की जो स्रावी कोशिका होती है उसमें उत्पन्न होता है, सहजीवी सवाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 66, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किसे पड़ा? वह सवालों के कारण पड़ा। वहाँ पे बहुत सारे सवालों की उपस्थिति हो गई, इसके वजह से जो एक समुद्र का जो भाग था उसे सरगासो के नाम से उसी के नाम से उसका पड़ गया नाम, सवालों के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 67, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? उसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन, बोले तो नमक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 68, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो जो हमारा नमक प्राप्त होता है वो होता है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लेमिनेरिया से। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 69, कैल्प प्राप्त होता है कहाँ से? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है कैल्प, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? तो जो हमारा स्वपोषी है वह शैवाल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल जो होती है ये चावल की फसल के लिए अच्छा उर्वरक प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 72, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकी के शैवाल का नाम क्या है? तो वह जो हमारा एक कोशिकी शैवाल है उसे कहते हैं क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 73, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह शैवालों की उपस्थिति के कारण सागर का लाल रंग हो जाता है, लाल सागर का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 74, एगार एगार किससे प्राप्त होता है? तैयार होता है, प्राप्त होता है? तो वह शैवालों से तैयार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 75, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधों में कौन से होते हैं? तो वो आपका फंजाई जो पौधा होता है ये विषम पोषी पौधा होता है। ठीक है, फंजाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 76, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब देखो जो हमारी कवक होती है उसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह किसके? काइटिन्स व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। 77 सवाल देखते हैं, कवकों द्वारा रिजर्व
भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो जो हमारे जितने कवक होते हैं, कवक वो होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। जितने कवक होते हैं उनको जो भोजन भोज्य पदार्थ मिलता है वह ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। ठीक है। सवाल नंबर 78 देखते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं क्या? वो विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 79 माइकोराइजा सहजीवी संबंध किससे? ये हमारा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो होते हैं वह माइकोराइजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। सवाल नंबर 80 देखते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? जो वृक्ष होते हैं उनके छाल पे जो कवक उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिकोलस। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कॉर्टिकोलस नाम के जो कवक होते हैं ये वृक्षों की छाल पे उत्पन्न होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।